बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं साइमा अनवर आपसे मुखातिब हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और अपने घरों में महफूज हैं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हम बायोलॉजी का चैप्टर 20 हमने स्टार्ट किया हुआ है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, और जो हमने लास्ट वीक जो हमारा लेक्चर था उसी को ही हमने आज कंटिन्यू करना है। अगर आपको याद हो तो हम डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, ये हमारा टॉपिक था जिसका एक प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टडी किया था। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स चूहों के ऊपर जो गिरफ्त ने किए वो और उनके रिजल्ट्स को नोट किया था, और कुछ हैरानकुन नतीजा था जो कि जिसका हमें अभी तक कोई रीजन नहीं मिली कि कैसे पॉसिबल हुआ। तो आज हम जो हमारा आज का लेक्चर है, पेज नंबर 128 पे आप देखेंगे, हमारा आज का लेक्चर पिछले ही लेक्चर की एक कड़ी है। ये उसमें जो एक उलझन थी कि किस तरह से नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए, इस पहेली का आज हमें जवाब मिलेगा। पेज नंबर 128 बुक का आप खोल लेंगे और इस टॉपिक को हम ये भी कहते हैं, एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आता है वो आता है कि हु गेव द एविडेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एविडेंस या सबूत किसने दिया? तो ये इस तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में इन लॉन्ग क्वेश्चन। तो वहीं से बात शुरू करेंगे जहां से बात हमने खत्म की थी। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस वेंट अनडिस्कवर। वो जो एजेंट था या जो जरिया था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनाई बैक्टीरिया में, ये चीज अभी तक हमें पता नहीं चल सकी। 1944 की ये बात है, तब तक ये चीज राज ही रही। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज है और हमारे पास 3 साइंसदान है, ऑसवाल्ड एवरे, जिसका एक साथी है कॉलिन मैकलेड, और उसी का एक और साथी है मैकलिन मैकार्टी। हम इसको एवरे, मैकलेड एंड मैकार्टी मुख्तसरन यूं भी कह सकते हैं, इनका जो एंड वाला नाम है उसको हम यूज करेंगे। इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पता चलाया। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन का असूल वो क्या चीज थी? इन्होंने दे फर्स्ट प्रिपेयर्ड द मिक्सचर ऑफ डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस एंड लाइव आर स्ट्रेप्टोकोकस दैट ग्रिफ्थ हैड यूज्ड। तो ग्रिफ्थ ने अपने चौथे एक्सपेरिमेंट में जो कॉम्बिनेशन यूज किया था, सेम वही कॉम्बिनेशन इन्होंने तैयार किया। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिमूव कर ली प्रोटीन, सारी की सारी प्रोटीन जो कि इन बैक्टीरियाज के अंदर इन्वॉल्व थी, और ये प्रोटीन तकरीबन इतनी ज्यादा हद तक इन्होंने रिमूव कर ली कि 99.98% प्योरिटी इनको अचीव हो गई। तो सारी प्रोटीन रिमूव करने के बावजूद, डिस्पाइट द रिमूवल ऑफ नियरली ऑल द प्रोटीन, द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी वाज नॉट रिड्यूस। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद, प्रोटीन सारी की सारी रिमूव करने के बावजूद, ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक एक्टिविटी चल रही थी उस पर कोई फर्क न पड़ा। मोर ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिजेंबल दोज ऑफ डीएनए। जब थोड़ा सा गौर किया तो पता ये चला कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो काम हो रहे हैं उसकी जो उसकी एक इलामतें हैं वो थोड़ी डीएनए से मुशाबियत रखती हैं। जो डीएनए करता है कुछ वैसा काम हो रहा है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट इफेक्ट द प्रिंसिपल्स एक्टिविटी। उन्होंने इसी मिक्सचर के ऊपर जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला यानी प्रोटीन को खत्म कर देने वाला एंजाइम या आरएनए को खत्म कर देने वाला एंजाइम, डिस्ट्रॉय कर देने वाला एंजाइम भी इसमें डाल के देखा, तो तब भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर ना पड़ा। तो इससे जरा समझने की बात है, मतलब ना तो प्रोटीन और ना ही आरएनए, इन दोनों का रोल इसमें नहीं है, तो बाकी क्या बचा? बट व्हेन द डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला या डीएनए को हजम करने वाला एंजाइम, डीएनएस को जब डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी रुक गई। तो
है हैरत की बात, अब आप में से काफी लोग जो हैं वो समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि सारा काम जो हो रहा था वो कुछ डीएनए के बेस पे चल रहा था। जब आप डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी रुक जाती है। अब इस बारे में जो एडिशनल एविडेंस है एवरे की कंक्लूजन के ऊपर, ये 1952 में एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, ये दो लोग मिलकर काम कर रहे थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज से आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, ये एक बैक्टीरिया होता है। इसके नाम के ऊपर ही थोड़ा सा गौर करते हैं, फेज यानी फैगी, खाने वाला। तो वाई इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज? बिकॉज इट इज बैक्टीरिया ईटर, ये बैक्टीरिया को खा जाता है। तो इसकी टाइप्स होती हैं T1, टाइप 1 यानी T2, टाइप 2, T4, इस तरह से इसकी बेटा कई टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने T2 फेजिस के साथ काम किया और इन्होंने जो तजर्बा किया इसमें इन्होंने आइसोटोप्स यूज किए। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं आइसोटोप कुछ ऐसे इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है कि ये रेडियो एक्टिविटी करते हैं, यानी इनके अंदर से शुआएं निकलती हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो यहाँ पर जो आइसोटोप यूज किए गए वो फास्फोरस का आइसोटोप था P32 और इन एक सल्फर का आइसोटोप था S35। फास्फोरस और सल्फर ही क्यों? वो इस वजह से क्योंकि अगर आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी इंटरेस्ट से पढ़ा है तो आपको पता है डीएनए में हर 2 न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं एंड फास्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए। सिमिलरली सल्फर, if you remember in protein structure of protein, then there were डाइसल्फाइड ब्रिजेस, कुछ ऐसे ब्रिज यानी पुल, सल्फर के दरमियान में दो सल्फर के दरमियान में कुछ पुल की तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर आपने प्रोटीन के पढ़े हैं तो डाइसल्फाइड ब्रिज भी कुछ ना कुछ आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर फास्फोरस डीएनए का लाजमी हिस्सा है और जो सल्फर है वो प्रोटीन का लाजमी हिस्सा है। आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है और आपको पता है कि कोरोना वायरस, What is a virus? Virus is a very simple, हम उसको लिविंग थिंग भी नहीं कह सकते क्योंकि ये तो बॉर्डर लाइन पे है, ना तो ये जिंदा है और ना ही ये मुर्दा है। किसी भी वायरस में क्या होता है, सिर्फ उसमें प्रोटीन का कोट होता है, जो उसके बाहर खौल है वो प्रोटीन का है और जो उसके अंदर एक डीएनए का धागा है। ये 2 चीजें हैं जो वायरस को बनाती हैं। वायरस इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। अब ये जो आपके पास जो बैक्टीरियोफेज है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसकी बॉडी के भी 2 हिस्से हैं। इसके बाहर एक प्रोटीन का कोट है। प्रोटीन का कोट अभी आपको बताया है, प्रोटीन में सल्फर होता है और इसके कोट को उन्होंने रेडियो आइसोटोप सल्फर का यूज किया S35। डायग्राम पे गौर करें, आप देखें फर्स्ट वाली जो फिगर है उसमें जो कोट है उसको रेड लेबल किया हुआ है बिकॉज इट इज शोइंग रेडियो एक्टिविटी S35। और सेकंड वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो P32 आपको रेड, डीएनए रेड नजर आ रहा है बिकॉज फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए। अभी आपको मैं बता चुकी हूँ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड डीएनए के अंदर होते हैं, तो ये लेबल आपको रेड कलर से इनको लेबल किया। अब देखें आपके सामने डायग्राम में 2 वायरस हैं। पहले वाले वायरस का कोट लाल किया हुआ है यानी ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है और सेकंड वाला जो वायरस है उसका डीएनए को रेड शो किया हुआ है। इट मींस इट इज लेबल्ड विद P32। इन दोनों वायरसेस को इजाजत दी जाती है कि आप इस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करें। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर आपको दोबारा फर्स्ट ईयर का ही रेफरेंस दूंगी कि आपने लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल को स्टडी किया था, तो ये बिल्कुल एक उसी तरह से साइकिल बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे हमला कर रहा है। अगर आपको उसके स्टेप याद हों तो सबसे पहले ये आके इसके ऊपर लैंड करता है और ये अपने डीएनए का टीका लगाता है, डीएनए को इंजेक्ट कर देता है। प्रोटीन कोट बाहर ही रह जाता है, वो अंदर जाने के काबिल नहीं है। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम होगी उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटीन कोट जो कि रेड लेबल था वो बाहर ही रह गया एंड ओनली डीएनए इज अलाउड टू एंटर इन द बैक्टीरिया, वाइल ऑन योर राइट हैंड साइड द डायग्राम इज शोइंग दैट प्रोटीन कोट इज आउटसाइड एंड द लेबल डीएनए इज अलाउड टू एंटर इन द इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सेल ये इन दोनों पे इन्होंने इकट्ठे हमला किया, लेकिन दोनों में फर्क है। एक में जो रेडियो एक्टिविटी है वो बाहर नजर आ रही है और एक में जो रेडियो एक्टिविटी है वो डीएनए के जरिए बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो गई है। अब इस स्टेप पर हम थोड़ा सा इनको जिस डिश में या जिस लैब में हम ये काम करें थोड़ा सा उसको हिलाएंगे, एजिटेट करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने का मकसद ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया के कोट, ये जो वायरस के कोट बैक्टीरिया के ऊपर आपको चिपके हुए नजर आ रहे हैं, हम इनको रिमूव करना चाहते हैं कि ये उतर जाएं। झटका देके इनको हिला देंगे ताकि ये उतर जाएं।
उसके बाद आप डायग्राम के बिल्कुल एंड पे देखेंगे कि प्रोटीन के कोट इनसे जुदा हो चुके हैं, अलहदा हो चुके हैं, और जो S35 रेडियो एक्टिविटी है वो आपको बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं, जो आपके लेफ्ट हैंड वाली डायग्राम है उसमें आपको रेडियो एक्टिविटी बाहर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोटीन के कोट को लेबल किया था। जबकि आपके राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है वहां पर आपको P32 की जो रेडियो एक्टिविटी है वो सेल के अंदर नजर आ रही है, बिकॉज हेयर वी लेबल द DNA। सो इसी को ही हम इस तरीके से कुछ बयान करते हैं कि हमने P32 was incorporated in the newly synthesized DNA, and the S35, an isotope of sulfur, is incorporated in the amino acid of newly synthesized protein coat. After the labeled viruses were permitted to infected bacteria, the bacterial cells were agitated violently, यानी थोड़ा जोर से हिलाएंगे, to remove the protein coat of the infecting virus from the surfaces of the DNA, surfaces of the bacteria, and the procedure removes nearly all the S35 label from the bacteria. However, the P32 label had transferred to the interior of the bacteria and was found in viruses subsequently released from the infected bacteria. तो ये वायरस अगर लाइटिक साइकिल करेगा या कल को जो है जब इसको तोड़ फोड़ के निकलेगा तो इसके अंदर भी आपको वही रेडियो एक्टिविटी जो है वो नजर आएगी। हेंस इस बात से सबूत मिला, ये जो आखिरी 4 लाइनें हैं ये थोड़ी सी अहम है, ये आपको बता रही हैं। द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरिया that specified the new generation of virus was DNA and not protein. तो ये सबूत आपको ये मिला कि एक नस्ल से अगली नस्ल में जो चीज मुंतकिल होती है वो DNA होती है, वो प्रोटीन नहीं होती। तो ये हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट एक लिहाज से आपके पास एविडेंस है इस बात का कि DNA इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड DNA ही वो चीज है जो एक नस्ल से अगली नस्ल में जाती है। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें, महफूज रहें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।